गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कृति पत्रिका का प्रारूप समझ लिया, मूल्यमापन कैसे होगा इस बारे में हमने समझ लिया। मुझे पता है आप सब ने कृति पत्रिका का प्रारूप और मूल्यमापन आपकी नोटबुक में लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। अगर आपके पास नई नोटबुक नहीं है तो आप लास्ट ईयर की नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो, रफ नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये जो कृति पत्रिका प्रारूप जो है हमारा, वो आपके पास होना बेहद ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के अभ्यासक्रम की शुरुआत करेंगे। हम पहली इकाई में से प्रथम कविता ले रहे हैं, चांदनी रात। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से प्रस्तुत कविता पंचवटी खंड काव्य से ली गई है। हम आज तक के पढ़ाई में सीखते आ रहे हैं कि कई सारे कवियों ने, कवित्रियों ने हमारी प्राकृतिक सुंदरता यानी झरने, पेड़ पौधे, सूर्य के उदय होने का समय, सूर्यास्त का समय, वन, नदियाँ आदि का सुंदर वर्णन किया है। वैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी ने भी चांदनी रात की प्राकृतिक सुंदरता का मनमोहक वर्णन इस कविता में किया है। यह कविता की विधा खंड काव्य ये है। खंड काव्य यानी खंड काव्य में जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। तो बच्चों, आइए हम सब एक साथ मिलकर कविता पढ़ते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो बच्चों, हमने ये जो कविता पढ़ी, इस कविता में चांदनी रात की जो सुंदरता होती है उसका मनमोहक वर्णन किया हुआ है। यह बातें हमारे समझ में आती है। तो हमने अभी कविता का पठन किया, अभी हम इसका भावार्थ क्या है वो देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यहाँ पर मैं आपको शब्दार्थ भी बता रही हूँ, उसका अर्थ समझ लीजिए। चारु यानी सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा, चंचल यानी एक जगह पर न रुकने वाली, जल यानी पानी, थल यानी धरती,
बिछी हुई है यानी फैली हुई है। अवनी यानी पृथ्वी। अंबर यानी आकाश। हम अभी इसका अर्थ देखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें। चंचल यानी एक जगह पर न रुकने वाली किरणें खेल रही है जल थल में, यानी ये जो किरणें हैं वो जल और थल में फैली हुई है, जल और धरती में फैली हुई है। यहाँ पर जो हमारे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वो चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है यानी फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी जो है वो फैली हुई है, यानी आप आकाश में देखो या धरती पर देखो, सभी जगह पर क्या है, जो चांदनी जो है वो क्या है, उसका प्रकाश जो है वो फैला हुआ है। फिर से हम ये 4 पंक्तियां देखेंगे कि कवि मैथिली शरण गुप्त जी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो सुंदर चंद्रमा की जो किरणें हैं वो जल और थल में फैली हुई है। संपूर्ण जो आकाश है तथा हमारी पृथ्वी जो है उनमें ये जो स्वच्छ चांदनी जो है वो फैली हुई है। आगे देखेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। शब्दार्थ। पुलक यानी रोमांच, खुशी। तरु यानी वृक्ष, पेड़। मंद पवन यानी धीमी धीमी हवा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी जो खुशी है वो व्यक्त कर रही है, प्रकट कर रही है। ये जो चांदनी रात में जो सौंदर्यता बिछी हुई है उसे देखकर जो है वो धरती भी बहुत खुश हो गई है, और वो ये जो हमारी धरती है वो अपना रोमांच, अपनी खुशी जो है वो हरी घास जो है उसके नोकों से, हरित तृणों को यानी हरी घास के नोकों के माध्यम से वो क्या कर रही है, अपनी खुशी जो है वो व्यक्त कर रही है। इस समय में मानो ऐसे लग रहा है मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृक्ष भी ये जो मंद मंद वायु चल रही है उस मंद मंद वायु के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। ये जो हवा चल रही है, धीमी धीमी हवा चल रही है, उस धीमी धीमी हवा के साथ ही क्या हो रहा है, ये जो पेड़ पौधे हैं वो झूम रहे हैं। यहाँ पर इस 4 पंक्तियों में कवि हमें बतला रहे हैं कि ये सुंदर चांदनी रात का वर्णन देखकर, इस सुंदर चांदनी रात को देखकर धरती भी अपनी रोमांच, खुशी जो है वो हरित तृणों के नोकों के साथ, हरी घास के नोकों के साथ व्यक्त कर रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। शब्दार्थ। स्वच्छ निर्मल, निस्तब्ध शांत, निशा रात, स्वच्छंद स्वतंत्र, सुमंद मंद मंद, निरानंद यानी आनंद जिसमें ना हो, आनंद रहित। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यहाँ पर
कवि कहते हैं दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है और वो बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। यानी रात का समय है, उस रात के समय में शांतता छाई हुई है, रात सन्नाटे से भरी हुई है और जो चांदनी है वो चांदनी फैली हुई है वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वो बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। इस समय में कोई शब्द नहीं हो रहा है, यानी पूरी रात जो है वो शांति से भरी हुई है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रहा है। निरानंद है कौन दिशा, और इस समय कौन सी ऐसी दिशा होगी जिसमें आनंद नहीं हो। आनंद, ऐसी कौन सी दिशा होगी जो आनंद नहीं ले रही हो। अर्थात हमारी जो सभी दिशाएं हैं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। क्यों? क्योंकि इस चांदनी रात का सौंदर्य ही ऐसा है जिसकी वजह से सभी दिशाओं में आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। शब्दार्थ बंद नहीं यानी रुके हुए नहीं, नियति यानी प्रकृति, कार्यकलाप यानी गतिविधियां, एकांत यानी सुनसान वीरान अकेले भाव से। यहाँ पर कवि बता रहा है कि हमने देखा कि सभी जगह दूर दूर तक स्वच्छ चांदनी फैली हुई है, रात भी शांति से भरी हुई है, वायु जो है वो भी स्वच्छंद होकर स्वतंत्र चाल से बह रही है और ऐसा सुंदर दृश्य जो है, ऐसा सुंदर वातावरण जो है, इस सुंदर वातावरण में कवि कहते हैं कि कोई ऐसी दिशा नहीं बची है जिसमें आनंद समाया हुआ ना हो। सभी दिशाओं में आनंद भरा हुआ है। ऐसे समय में भी जो हमारी नियति नामक शक्ति है, यानी हमारी जो प्रकृति है, उसकी गतिविधियां अभी भी शुरू है। वो अपने समस्त कार्य कर रही है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो हवा का बहना चल रहा है वो हवा का बहना शुरू है, नदियों हवा चल रही है, नदियों का बहना यहाँ पर चल रहा है। यानी प्रकृति के जो भी कार्य है दिन में शुरू रहते हैं, वैसे ही रात में भी उनके कार्यकलाप शुरू है। वो रुके, रात होने के बावजूद भी वो रुके हुए नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। वह एक भाव से अर्थात अकेले अकेले और चुपचाप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। एकांत से, अकेलेपन से और शांति से और चुपचाप से वो क्या कर रही है? अपने संपूर्ण कार्य यहाँ पर कर रही है। जहाँ पर सभी रात के समय में शांति से आराम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमारी जो प्रकृति है उसकी जो गतिविधियाँ है वो रुकी हुई नहीं है, वो अभी भी चल रही है और उसकी गतिविधियाँ अकेलेपन से और शांत चुपचाप से क्या कर रही है? अपने कर्तव्यों का निर्वाह वो करते जा रही है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बिखेर देना यानी फैला देना, वसुंधरा यानी पृथ्वी, मोती, यहाँ पर मोती का अर्थ यहाँ पर ओस कण आएगा। रवि यानी सूर्य, बटोर लेना यानी इकट्ठा कर लेना। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है।
रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है। यहाँ पर जो ठंड का मौसम अगर हम देखेंगे तो इस ठंड के मौसम में हम ओस कण को देख सकते हैं। वैसे ही ओस कण जो है, ये जो हमारी पृथ्वी है, वो सबके सो जाने के बाद ये ओस कण बिखेर देती है। और जब सूर्य का उदय होता है, वो सूर्य अपने किरणों से इन ओस कणों को इकट्ठा कर लेता है। हर रोज सवेरा होने पर वो क्या करता है, इन ओस की जो बूंदे हैं उनको क्या कर लेता है, ओस रूपी मोतियों को क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। शब्दार्थ, विरामदायिनी यानी आराम देने वाली, संध्या यानी शाम, तनु यानी शरीर। यहाँ पर हमने देखा कि पृथ्वी सबके सोने पर ओस रूपी कण बिखेर देती है, सूर्य सवेरा होने पर क्या करता है, अपनी किरणों से उसको बटोर लेता है। फिर से वही सूर्य क्या करता है, अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली जो संध्या होती है, जो शाम होती है, उसको देकर चला जाता है। यानी बटोरे हुए ओस कण फिर से वो हमें आराम देने वाली जो शाम होती है उसको देकर चला जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया सा रूप छलका जाता है। यहाँ पर जो अपनी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार ओस कण बिखेर देती है पृथ्वी, सूर्य इकट्ठा कर लेता है, आराम देने वाली संध्या को फिर से वो दे जाता है। और इन सारे कार्यों से उसका जो शरीर है, मानो आकाश को सांवला शरीर देकर वह सूर्य जो है वो अपना नया रूप छलका जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। शब्दार्थ, पर्ण कुटीर यानी पत्तों की झोपड़ी, सम्मुख सामने, शिला पत्थर, निर्भीक यानी निडर। पंचवटी की छाया में है, कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में सुंदर पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर पर धीर वीर निर्भीक मना, धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। पंचवटी की जो घनी छाया है, उस घनी छाया में पत्तों की एक कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के सामने ही एक स्वच्छ पत्थर है और उस पत्थर पर धीरवीर यानी धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा है यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायत योगी सा बना दृष्टिगत होता है। शब्दार्थ, धनुर यानी तीरंदाज, भोगी यानी भोग करने वाला, प्रेम कामदेव का नाम, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है, योगी यानी तपस्वी, कुसुमायुध यानी कामदेव। जाग रहा यह कौन धनुर, यानी जब सारा संसार सो रहा है तब यह कौन धनुर है, धनुषधारी है
कि इस समय भी जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। यानी जब सारा संसार सोया हुआ है, सो रहा है, परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर कौन है? भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस व्यक्ति को देखकर कवि को ऐसा लगता है, यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो। इस संपूर्ण कविता में हमने जो चांदनी रात का संपूर्ण मनमोहक वर्णन जो है उसके बारे में हमने सीखा है कि कवि ने इस चांदनी रात को देखकर किस प्रकार मनमोहक वर्णन किया है। इस मनमोहक वर्णन को हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो बच्चों, जब हमने यह कविता समझ ली है तो हम इसके आधार पर कुछ होमवर्क भी करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखा रही हूँ। उस प्रश्न के आंसर्स आप आपकी जिस नोटबुक आपने बनाई है उसमें आप लिखेंगे। आपको इसी प्रकार संजाल कृति पूर्ण करनी है। आपके पास अभी कविता भी है, कविता का अर्थ भी मैंने समझाया है। उनको देखकर आप इन प्रश्नों के उत्तर हल कीजिए। स्कूल शुरू होने के बाद हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा आपका आंसर सही है या गलत। सवाल है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। तो इसके बारे में, उदित और अस्त होने के बारे में क्या कल्पना की गई है वो आपको इन जो 4 कृतियों की तौर पर दिया गया है, यहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर आपको आंसर लिखने हैं। उदित होने की कल्पना क्या है, अस्त होने की कल्पना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, चांदनी रात की विशेषताएं। चांदनी रात की क्या क्या विशेषता है, ये कविता में से ढूंढकर आपको 8 विशेषताएं इनकी लिखनी है। आप जो भी नोटबुक बना रहे हो या फिर आपके पास रफ नोटबुक हो, उसमें आप ये आंसर्स लिख सकते हो। चांदनी रात के पूर्ण कविता में से चांदनी रात की कौन सी 8 विशेषताएं आपको बताई गई है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके लिए आपको कविता फिर से एक बार पढ़नी होगी और अर्थ समझ लेना होगा। फिर आएगा, पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। चारु चंद्र झोंकों से। सेकेंड, क्या ही स्वच्छंद, शांत और चुपचाप। मैं आपको एक बार समझा रही हूँ कि आप इन पंक्तियों का सरल अर्थ किस प्रकार लिखोगे। तो पहला वाला जो है लाइंस, उसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए चारुचंद्र झोंकों से। यानी यहाँ पर कविता की लाइंस आएगी, उसके बाद आपको अर्थ लिखना है। यह कविता चांदनी रात इस कविता में से ली गई, ये जो पंक्तियाँ है वो चांदनी रात इस कविता से ली गई है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। इन्होंने इस कविता में चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहा है कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। इस प्रकार आपको उसका सरल अर्थ लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको ये जो सेकंड दिया गया है उसमें क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह से लेकर शांत और चुपचाप तक का सरल अर्थ क्या है वो आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द भी आपको लिख लेने हैं कि पहला हमारा पर्यायवाची शब्द है तरु। तो तरु के लिए
हम क्या क्या पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, क्या क्या पर्यायवाची शब्द आएंगे, कोई भी 3 हमको यहाँ पर लिखने हैं। वृक्ष, पेड़, विपट, फिर वसुंधरा, उसके लिए पृथ्वी, भूमि, धरती, चंद्र, चंद्रमा, चांद, शशि, कृषक, किसान, हलधर, अन्नदाता, उद्यान, वाटिका, उपवन, बगीचा, अरण्य, वन, जंगल, कानन। इस प्रकार आपको ये पर्यायवाची शब्द भी जो है वो आपके नोटबुक में इसी प्रकार कृति कर कर लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने चांदनी रात जो कविता है उसको पढ़ा, उसका अर्थ भी समझ लिया है। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो आपको पूर्ण करना ही है। तो बच्चों, घर में रहो, सुरक्षित रहो और साथ में पढ़ाई भी करो। धन्यवाद।